गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आइए हम लोग समझते हैं, पिछली कक्षा में जो पढ़े थे क्लास 6 में हम लोग पूरे आंकड़े पढ़े थे सांख्यिकी के बारे में, पिक्टोग्राफ की सहायता से, ग्राफ की सहायता से, दंड आरेख की सहायता से, सबकी मदद से हम क्या एक सारणी बनाकर और आंकड़े इकट्ठे करके और सांख्यिकी पढ़ रहे थे। आज हम जब नेक्स्ट सेशन की बात है, आज क्लास 7 की बात है, तो क्लास 7 में हम उसी आंकड़ों को बदलते हुए कुछ विशेष आंकड़ों के साथ मैं इस क्लास को लूँगा। आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सांख्यिकी पढ़ना, स्टैटिक्स उसको इंग्लिश में बोलते हैं, और ये आपको पढ़ाने जा रहे हैं बाय सिद्धू सर। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग जानते रहें। तो बात होती है इधर से, तथ्य कहते हैं आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। तथ्य कहते हैं आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, बशर्ते हम सही तरीके से उन्हें खंगालते। ग्राफ की लकीरें बदलती है। भविष्य का रुख सांख्यिकी के जादू से ही सही फैसले लेते हैं। भविष्य का रुख सांख्यिकी के सही फैसले से ही क्या करते हैं कि उसके जादू से ही सही फैसले ले पाते हैं। आगे जिसमें मीन का काम होता है औसत का पाठ पढ़ाना, मीडियम का काम होता है बीच की राह दिखाना, और मोड का काम होता है सबसे ज़्यादा बार आने वाले सच को बताना। चलिए हम लोग आते हैं इसी के साथ। यहाँ पे जब भूमिका की बात होगी तो आपको मैं बताया था कि सांख्यिकी को पढ़ने से पहले हम लोग आंकड़े की बात करेंगे। आंकड़ों की, तो आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं। आंकड़े आंकड़े संख्याओं संख्याओं आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं। आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। ठीक है, आप लोग ये बात कक्षा 6 में भी पढ़े कि आंकड़ों के बिना क्या होता है, आप सांख्यिकी नहीं पढ़ पाएंगे जब तक हमें उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। उद्देश्य को जानना और उसका क्या करना, निवारण करना ही सांख्यिकी एक तरह से है। तो हमको उद्देश्य पता रहना चाहिए कि उद्देश्य क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग जो आंकड़े जो जुटा रहे थे, प्राथमिक, द्वितीयक, ये सब बात हम न करते हुए, क्योंकि आप लोग जान चुके हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है कक्षा 6 के नाम से सांख्यिकी। तो आप लोग जाके 5 वीडियो है, 6 वीडियो, लगभग 6 वीडियो को जाके देख लीजिएगा। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा है कि इसमें जो है वृत्तारेख, इसमें पढ़ना क्या है हम लोगों को, वृत्तारेख या पाई ग्राफ की अवधारणा तथा निरूपण। ठीक है, यही आप सभी को पढ़ना है, यही आप सभी को क्या करना है, पढ़ना है। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब हम सभी लोग आंकड़ों को क्या करते हैं, आंकड़ों को वृत्तारेख या पाई ग्राफ द्वारा आंकड़ों को वृत्तारेख या पाई ग्राफ द्वारा निरूपण भी एक सशक्त माध्यम है। निरूपण भी एक सशक्त माध्यम है। आंकड़ों को वृत्तारेख या पाई ग्राफ द्वारा भी निरूपित करना क्या है, उसका एक सशक्त माध्यम है। दूसरी चीज,
कि इस प्रकार के प्रदर्शन में आंकड़ों को इस प्रकार के प्रदर्शन में इस प्रकार के प्रदर्शन में आंकड़ों को किसी वृत्त के आंकड़ों को किसी वृत्त के आंकड़ों को किसी वृत्त के त्रिज्य खंडों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, त्रिज्य खंड द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, इसको नोट कीजिए, पहले समझ लीजिए। देखिए, इस प्रकार के प्रदर्शन में आंकड़ों को किसी वृत्त के त्रिज्य खंडों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसको वृत्त निरूपण ग्राफ भी कहते हैं। जैसे आप समझिए कि परिषदीय चुनाव में विभक्त विभिन्न पार्टियों को प्राप्त मत, देखिए प्राप्त मत की बात कैसे पता चलेगी। देखिए एक वृत्त बनाया है, उसके अंदर खंड त्रिज्य खंड बनाकर पार्ट को बांट दिया। जैसे गैर राजनीतिक पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं है, राजनीतिक पार्टी है इधर और इधर क्षेत्रीय पार्टी है। जैसे लोकल पार्टी होती है, अपने अपने क्षेत्र की अलग अलग पार्टियां। निर्दलीय, कुछ लोग बिना पार्टी के चुनाव लड़ते हैं, उनको निर्दलीय बोला जाता है, और अन्य पार्टी भी शामिल होती है। तो ऐसे आप निरूपण कर लेंगे एक तरफ त्रिज्य खंड के माध्यम से, इसको वृत्तीय निरूपण भी कहा जाता है। और आगे देखिए वो कस्बा रहेगा, उसमें पता चलेगा कैसे कि निरक्षर लोग कितने हैं, मतलब वो साक्षर भी नहीं है, उनको लिखने भी नहीं आता है, साइन करने भी नहीं आता है। ठीक है, आगे बात होगी साक्षर, मतलब कितने लोग अपना सिग्नेचर और अपना नाम लिख लेते हैं, तो ऐसे लोगों को साक्षर कहा जाता है। कितने बच्चे हैं, कितनी स्त्रियां हैं, कितने पुरुष हैं, बात समझ गए। साक्षर, निरक्षर, और देखिए यहाँ पे निरक्षर, निरक्षर, साक्षर, निरक्षर, साक्षर, साक्षर, मतलब कितने पुरुष साक्षर निरक्षर हैं, कितने बच्चे साक्षर निरक्षर हैं, और कितनी स्त्रियां साक्षर निरक्षर हैं। इनको त्रिज्य खंड में बांट के कस्बे की कुल संख्या पता चल जाएगी हमको कि कितने लोग साक्षर हैं और कितने लोग निरक्षर हैं। ठीक है, तो इस माध्यम से भी हम इसको कह सकते हैं ग्राफी निरूपण, या अभी आगे बता रहे हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि चित्र में एक बच्चे द्वारा एक दिन में विभिन्न क्रियाकलापों में व्यतीत किया गया समय वृत्ता आरेख द्वारा समझाना है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं कि अभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कक्षा 7 का, तो आप लोगों को मैं प्रश्न नहीं बता रहा हूँ, प्रश्न कैसे बनेंगे इस संदर्भ में बात कर रहा हूँ। तो आइए समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ऐसा क्या रहेगा, एक वृत्त रहेगा, उसको 4 खंडों में विभाजित किया जाएगा। देखिए प्रत्येक खंड जो होगा, देखिए इसमें पढ़ाई का दे दिया है, 3 घंटा पढ़ रहा है बालक। ठीक है, बच्चा क्या कर रहा है, एक दिन में 3 घंटा पढ़ रहा है, गृह कार्य 3 घंटा कर रहा है। ठीक है, स्कूल में बिता रहा है 6 घंटा, निद्रा सो रहा है बेचारा 8 घंटा, और 6 घंटे सोना भी चाहिए, आप लोगों को पता है, और ज़्यादा समय मिले तो 8 घंटे अच्छा है, सोना भरपूर चाहिए आपको। अगर 6 घंटे का मानक समय जो बना है सोने के लिए वो पर्याप्त है, 6 से 8 घंटा सोइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोने के बाद पढ़िए। 4 घंटा जो है मनोरंजन और अन्य कार्य के लिए, जैसे आपका कोई काम धाम हो गया, या मनोरंजन हो गया, टीवी देखना, कुछ ऐसा चीज हो गया जो कि खेलना है, सब कुछ काम कर लिए 4 घंटा में। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि ये जो बच्चा है स्कूल में समय कितना देता है, स्कूल में, विद्यालय में। ठीक है, तो देखिए समझने का प्रयास ये होगा कि देखिए एक दिन जो होता है ये 24 घंटे का होता है। एक दिन में कितने घंटे होता है, 24 घंटे। तो ये स्कूल में कितना समय बिता रहा है, स्कूल में कितना समय बिता रहा है, तो हम सूत्र कह सकते हैं कि स्कूल में घंटों की संख्या, स्कूल में घंटों की संख्या अपान क्या हो जाएगा, दिनों की संख्या, दिनों की
या संपूर्ण दिन लिख दीजिए सीधे, संपूर्ण दिन। बात आप लोग समझिएगा, स्कूल में जो घंटे बिता रहा है बेचारा 6 घंटे बिता रहा है, और मैं बोला कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, तो बट्टे 24 कर दीजिए, 6 चौका 24, 1/4 क्या हो जाएगा घंटा, 1/4 घंटा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो बन रहा है, अगला कह रहा है कि वृत्त के त्रिज्यखंड को हम 1/4 भाग में बांट दें, ठीक है। तो जो निद्रा में कितने घंटे व्यतीत कर रहा है, निद्रा की स्थिति क्या होगी, तो निद्रा की जो देखो स्थिति होगी, निद्रा में घंटों की संख्या, निद्रा में घंटों की संख्या अपान क्या हो जाएगा बेटा, संपूर्ण दिन। तो कितना निद्रा में ले रहा है, कितना सो रहा है, कुंभकर्ण है 8 घंटा सो रहा है, तो 8 घंटा सो रहा है, और संपूर्ण दिन कितना घंटा होता है 24, 8 तिलिका 24, 1/3 घंटे। ठीक है, तो ऐसे ही हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं कि आप लोग थोड़ा करके दिखाइए, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे। चलिए नेक्स्ट है पार्श्व चित्र में, पार्श्व चित्र आरेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए हमारे पास चित्र ये है, मनोरंजन करने वाले व्यक्ति, देखिए एक टीवी चैनल पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम है, ये उसी का चित्र है। देखिए मनोरंजन देख रहे हैं आप 55%, समाचार 25%, 25%, खेल वाला 15%, और ज्ञानप्रद शिक्षाएं जो होती हैं आपको मिलती हैं वो 5% लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सब्र कर बंदे मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, सब्र कर बंदे मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, एक न एक दिन हंसी उड़ाने वाले के भी चेहरे उतर जाएंगे, हंसी उड़ाने के भी चेहरे उतर जाएंगे। तो इसी के साथ देखिए हम लोग का पहला जो क्वेश्चन है, किस प्रकार के कार्यक्रम सबसे अधिक देखे जाते हैं। यहाँ देखिए सबसे अधिक किसके देखे जा रहे हैं, मनोरंजन के कितने परसेंट, 55%। तो यहाँ क्या लिख लीजिए आंसर में, आंसर में लिख लीजिए मनोरंजन के 55%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस प्रकार के कार्यक्रम सबसे कम देखे जाते हैं, तो सबसे कम कौन सा, ज्ञानप्रद। तो ज्ञानप्रद लिख लीजिए आंसर, आंसर लिख लीजिए ज्ञानप्रद कितने परसेंट बेटा, 5%। लिख लीजिए ज्ञानप्रद 5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचार देखने वाले दर्शकों का कितना प्रतिशत है, समाचार देखने वाले दर्शकों का कितना प्रतिशत है। तो देखिए समाचार जो देख रहे हैं कितना परसेंट है, 25%। तो आंसर में क्या हो जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोरंजन कार्यक्रम के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रम देखने वाले दर्शकों का कुल प्रतिशत कितना है। देखिए मनोरंजन कर रहा है कि अतिरिक्त, तो अतिरिक्त में क्या है, देखिए समाचार है कितना, समाचार है, और प्लस क्या है खेल है, और क्या है ज्ञानप्रद। यही थोड़ा सा जो पढ़ता नहीं फंस जाता है इसमें, तो यहीं देखिए मनोरंजन कार्यक्रम के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रम देखने वाले दर्शकों का कुल प्रतिशत जो है ये कितना, समाचार लोग देख रहे हैं 25%, और 15% खेल, और 5% ज्ञानप्रद। तो ये 25-15 कितना हो जाएगा, 25-15 40, 40-5 45% लोग ऐसे हैं जो कि मनोरंजन के सिवा अन्य पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्रियाकलाप के बारे में। फर्स्ट क्रियाकलाप है वार्षिक परीक्षा में जूही द्वारा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंकों को निम्नांकित पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। यदि जूही ने कुल 540 अंक प्राप्त किए थे
तो अग्रलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए ऐसा होता है कि आपका मार्क्स जो आता है कि टोटल में से कितने नंबर आता है। देखिए ये 540 अंक प्राप्त किए जो ये, लेकिन ये नहीं पता कि किस विषय में कितना अंक प्राप्त किए। जैसे पहला हम लोग देखेंगे जूही ने 105 अंक किस विषय में प्राप्त किए। जूही को गणित में हिंदी से कितने अंक प्राप्त हुए। जांच कीजिए कि क्या अंग्रेजी और हिंदी के प्राप्तांकों का योगफल विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंकों के योगफल से कम है या नहीं। देखिए ये आपका वृत्त दिया है, इसको बांटा है गणित में 90 डिग्री, विज्ञान 80, अंग्रेजी 55, हिंदी 70, सामाजिक विज्ञान 65। देखिए मैं आपको बताया था कि एक वृत्त होता है जो कह सकते हैं कि आप एक वृत्त की माप जो होती है 360 डिग्री के बराबर होती है। एक सर्कल कितने के बराबर होता है 360 के, तो आप लोगों को भूलना नहीं है, ठीक है। सर्कल की बात होगी तो 360 के बराबर होगा। तो पहला हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जूही ने 105 अंक किस विषय में प्राप्त किए। तो ठीक है देखिए जूही का जब हम प्राप्त अंक पता करेंगे तो ये तो 360 डिग्री का कोण ही बन रहा है, और 540 क्या होगा कि कुल प्राप्त अंक है, तो 540 कर दोगे और गुणे कितना कर दोगे, कह रहा जूही ने 105 अंक किस विषय में प्राप्त किए, तो 105 अंक का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या प्राप्त होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 6 के 36, 6 9 54, यही ना। और कटेगा कटेगा देखिए 3 तिली के 9, 3 दूनी 6, फिर कटेगा इधर भी 3 तिली का 9, 3 पचे 15 कटा, तो 35 दूनी कितना हो गया 70 डिग्री, 35 दूनी 70 डिग्री। तो आपको पता हो गया होगा कि केंद्रीय कोण कितना है 70 डिग्री पहले का, ठीक है, नोट कर लीजिए। जूही ने 105 अंक किस विषय में प्राप्त किए थे, ये क्या होगा हिंदी में। तो यहाँ पे जो ये बना हिंदी को निरूपित करने वाले, हिंदी को निरूपित करने वाले केंद्रीय कोण त्रिज्य खंडों का लिख लो, त्रिज्य खंडों का केंद्रीय कोण कितना बना 70 डिग्री, 70 डिग्री। तो आप कह सकते हैं कि जूही ने कितना अंक प्राप्त किया, जूही को हिंदी में 105 अंक प्राप्त हुए, 105 अंक प्राप्त हुए, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। 70 डिग्री वाला देख रहे हैं ना, 70 डिग्री वाला इधर देखिए हिंदी है, तो हिंदी में कितना हो गया 105 अंक, ठीक है, नोट कर लीजिए। जिस चलिए देखिए दूसरा प्रश्न है इसमें, जूही को गणित में हिंदी से कितने अंक प्राप्त हुए। देखिए ये हिंदी वाला है और ये गणित वाला है। इसमें करेंगे क्या कि जूही को, दूसरा है गणित और हिंदी को गणित और हिंदी को निरूपित करने वाले, हिंदी को निरूपित करने वाले केंद्रीय कोणों का अंतर, केंद्रीय कोणों का अंतर का मतलब क्या होता है, ऋण होता है। देखिए यहाँ पे गणित में कितना है 90 डिग्री, और इसमें कितना है बेटा हिंदी में 70 डिग्री, तो इसका क्या करेंगे आप 20 आ जाएगा, और 20 किसके बराबर कर देंगे, मैं बताया था 20 बराबर कर देंगे वृत्त का जो पूरा कोण होता है कितना होता है 360,
और कितना पा रहा है ये पूरा अंक 540, 540 का गुणा कर दीजिए। देखिए 0 से 0 कट गया, 2 से 18 बार में, और 18 तिया 54, 30 आ गया। तो आप कह सकते हैं कि जूही को गणित में हिंदी से 30 अंक ज्यादा प्राप्त हुए, 30 अंक अधिक मिले। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए आप सभी, तीसरा, जांच कीजिए कि क्या अंग्रेजी और हिंदी में के प्राप्तांकों का योगफल विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंकों के योगफल से कम है या बेसी, कैसे पता चलेगा। देखिए हिंदी, ये तीसरा है, तीसरा सॉल्यूशन है, हिंदी और क्या है, हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी। पहले इसका क्या करिए आप, देखिए हिंदी में कितना पाया, 70, हिंदी में कितना है जी 70, और अंग्रेजी में कितना है, अंग्रेजी में इधर देखिए 55, अंग्रेजी में कितना है 55, तो 70 55 कितना होगा 125, कितना होगा 125। अब बोल रहा है कि इधर देखिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, तो इसको जोड़िए, विज्ञान प्लस सामाजिक विज्ञान को, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को जोड़िए। देखिए विज्ञान का क्या मामला है 80, और सामाजिक विज्ञान का 65, 80 65 कितना होता है 80 65 145। अब पता चल जाएगा कि देखिए 145 बड़ा है कि 125 बड़ा है, तो 145 इधर कर दीजिए, एरो लगा दीजिए, और 125 के, तो सीधी बात है कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंकों का योगफल अधिक है। ठीक है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंकों का योगफल क्या है, अधिक है। बात समझ रहे हैं, किससे, अंग्रेजी और हिंदी से। आज के लिए आपके लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगे तो आप लोग एक बार शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करिए, कमेंट भी किया करिए, और आप सभी को भारी धन्यवाद।